एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लास 11। स्टूडेंट्स, अब तक की मेरी सारी वीडियोस में मैंने सिर्फ इंग्लिश में समझाया है एंड मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम यूज़ करूं समझाने के लिए एंड इससे स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आएगा। सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ द रिक्वेस्ट, from this video onwards, I am switching to both the mediums Hindi as well as English. अब से आपको मेरी वीडियोस हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगी, दोनों का मिक्सचर होगा, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 IT कोड 802 की यूनिट 1 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड हम इस पूरे चैप्टर को वन शॉट में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, यूनिट 1 में हमारे पास 4 सेशंस हैं, बट हम इस वीडियो में सेशन वाइज नहीं पढ़ेंगे, हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे क्योंकि सेशन 1 और सेशन 2 में काफ़ी सारे टॉपिक्स कॉमन हैं। इसलिए हम टॉपिक वाइज चलेंगे। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर। कंप्यूटर वर्ड कंप्यूट टर्म से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी वो थी अबैकस। ये इमेज में एक अबैकस है। अबैकस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, दिस इज वन ऑफ द टाइप। हो सकता है कि आपने और कोई देखा हो, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ अबैकस। नाउ अगर हमसे कोई पूछे कि कंप्यूटर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, हाउ विल यू डिफाइन अ कंप्यूटर, देन वी कैन से कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वर्क्स ऑन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मीन्स एक ऐसी डिवाइस या मशीन जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करती है और वो वर्क करती है हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। मीन्स जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि क्या काम करना है और कैसे करना है, वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर, processes the input according to the set of instructions and gives the output. हम यूज़र हैं, हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, हम इनपुट देंगे कंप्यूटर को, कंप्यूटर उस इनपुट को प्रोसेसिंग करेगा, मीन्स उसको उस हिसाब से प्रोसेस करेगा जिस हिसाब से हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं एंड देन हमें आउटपुट मिल जाएगा। जैसे कि ह्यूमंस की अपनी लैंग्वेज होती है, वैसे ही कंप्यूटर्स की भी अपनी लैंग्वेज होती है, जिसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, जो कि सिर्फ 2 डिजिट पर वर्क करती है, 0 एंड 1। बट ये बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है, हम नहीं। हमें समझने के लिए दूसरी लैंग्वेज चाहिए जिसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। बट ये हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझता। तो हमारी और कंप्यूटर की बातें एक दूसरे को कैसे समझ में आएंगी, इसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है ताकि कंप्यूटर को हमारी बात समझ में आ जाए। हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जांपल्स हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। नेक्स्ट टॉपिक इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। Components of a computer that we can touch and feel are called hardware. Means ऐसे components जिनको हम touch कर सकते हैं, feel कर सकते हैं, वो होते हैं hardware, जैसे कि keyboard, mouse, monitor. We can touch them and feel them. That is why they are hardwares. Then what is software? Software refers to a set of instructions and is intangible. Means एक ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, वो होते हैं सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट्स। वी कैन नॉट टच देम, बट वी कैन जस्ट सी देम और वी कैन यूज देम ऑन द स्क्रीन, but we cannot touch them and feel them. That is why they are software. They are just set of instructions and not real components which we can touch. Next topic is characteristics of a computer.
सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है हाई स्पीड। कंप्यूटर्स की बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड होती है। वो जनरली मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड प्रोसेस कर सकते हैं। मींस उनको एक ही सेकेंड में अगर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए जाएं तो वो उनको प्रोसेस करके और हमें आउटपुट एकदम दे सकते हैं। इतनी ज़्यादा उनकी हाई स्पीड होती है। ये स्पीड, हम उस स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं जिस स्पीड से इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाती है। वो स्पीड जनरली हम बोर्ड में मेजर करते हैं और वो डिफरेंट होती है। देन द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज वर्सेटिलिटी। It is the ability of a computer to do a variety of jobs with ease. मीन्स जब भी हम किसी इंसान को एक काम देंगे तो वो जनरली ये ट्राई करता है कि वो पहले अपना एक काम खत्म कर ले और फिर उसको दूसरा काम दिया जाए। बट एक कंप्यूटर को आप एट द मोमेंट कितने भी काम दे सकते हैं और वो सभी को बहुत आराम से कर देगा। आप एक उसी टाइम पर कोई वर्ड प्रोसेसर खोल लीजिए, उसी टाइम पर आप कोई स्प्रेडशीट खोल लीजिए, उसी टाइम पर आप वेब ब्राउज़र चला लीजिए, वो सारे काम एक साथ हो रहे हैं क्योंकि हमारा कंप्यूटर वर्सेटाइल है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एक्यूरेसी। कंप्यूटर्स को कितनी भी जॉब दी जाए, कैसी भी जॉब दी जाए, वो हमेशा उसको प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ करते हैं। अगर कोई एरर हमें लग रहा है कि आउटपुट में कोई एरर है तो वो इसलिए होगा क्योंकि हमने रॉन्ग एंट्री की होगी, रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे। बट हमने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कंप्यूटर हमेशा उसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देता है। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इस फिनोमेना को हम कहते हैं गीगो, मींस गार्बेज इन गार्बेज आउट। स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी ऐसी एब्रिविएशंस हैं मैंने उनको हाईलाइट किया हुआ है एंड प्लीज़ आप इनको नोट डाउन कर लें क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती हैं, वाइवा में पूछी जा सकती हैं एंड इन जनरल भी आपको पता होना चाहिए। Next characteristic is diligence. Diligence is the ability to perform the same task repeatedly over and over again without getting bored. Means suppose अगर एक इंसान को एक ही काम 1000 बार करने के लिए बोला जाए तो वो उसको 2 बार करके ही थक जाएगा, बोर हो जाएगा कि मैं एक ही काम को इतनी बार कैसे कर सकता हूँ। बट वहीं अगर आप एक काम 1000 या कितनी भी बार एक कंप्यूटर को दीजिए तो वो बोर नहीं होगा क्योंकि उसको बस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करते जाना है। तो यही एबिलिटी होती है डिलीजेंस, जिसकी वजह से वो कभी बोर नहीं होता चाहे आप उसको एक टास्क कितनी भी बार करने को बोल दें। नेक्स्ट नोटेबल फीचर ऑफ अ कंप्यूटर इज मेमोरी। मेमोरी कंप्यूटर का एक ऐसा फीचर है जिसकी वजह से हम उसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो हमें एक आउटपुट दे देता है क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग हो पाती है मेमोरी में। कंप्यूटर की मेन मेमोरी वॉलेटाइल होती है, मींस जो भी हम काम कर रहे हैं अगर हमने वो सेव नहीं किया है तो वो पावर कट ऑफ होने पर डिलीट हो जाएगा। बट अगर हमने वो सेव किया है किसी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में तो वो बाद में भी हमारे लिए अवेलेबल रहेगा। एंड ये सिर्फ इस वजह से पॉसिबल है कि कंप्यूटर के पास अपनी मेमोरी होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज स्टोरेज। Huge amounts of data and information can be stored in a computer for future retrieval. Suppose हमने कोई भी वर्क किया कंप्यूटर पर और हम चाहते हैं कि हमें वो 1-2 महीने बाद भी एज इट इज़ मिले तो हम उसको सेव कर सकते हैं एंड वो हमें फ्यूचर में भी वैसा ही मिलेगा क्योंकि हमने वो कंप्यूटर की स्टोरेज में स्टोर कर दिया है। हाउएवर अगर हम ऐसी ही किसी चीज़ को ह्यूमन मेमोरी में स्टोर करना चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि हमें वो कितने भी टाइम बाद याद रहेगी। कभी कभी हम बहुत सारी बातें भूल जाते हैं क्योंकि वो ह्यूमन मेमोरी है, वो लिमिटेड है, वो टाइम के साथ फेड अवे हो जाएगी। मीन्स हम चीज़ें भूल जाते हैं। बट ऐसा कंप्यूटर के साथ नहीं होता है, उसकी अपनी स्टोरेज होती है। उसको जो बोला जाए कि स्टोर रखना है, सेव रखना है, वो सेव रखता है और हम उसे फ्यूचर में रिट्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इंटेलिजेंस। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि अगर हमने कंप्यूटर को रॉन्ग इनपुट दिया है तो रॉन्ग आउटपुट मिलेगा।
बट अब ऐसा नहीं होता है। अगर हम रॉन्ग इनपुट देते हैं तो हमें एरर मैसेज शो हो जाता है, या फिर किसी ना किसी तरीके से कंप्यूटर हमें ये इंडिकेट कर देता है कि हमारे इनपुट में कोई मिस्टेक है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आजकल के कंप्यूटर सिर्फ डम मशीन्स नहीं हैं, उनके पास अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसकी वजह से वो हमें ये इंडिकेट कर देते हैं कि आपने रॉन्ग इनपुट दिया है, इसलिए करेक्ट आउटपुट शो नहीं हो पा रहा है। Next topic is components of a computer. First component is input device. अगर हमें कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करना है तो हमें कंप्यूटर को बताना होगा कि वो प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना है, या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वो प्रॉब्लम क्या है, उसे कैसे सॉल्व करना है। ये सब इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ती हैं ऐसी डिवाइसेस जिनसे कि हम इनपुट दे सकते हैं। तो वो सभी डिवाइसेस जिनसे कि हम इनपुट दे सकते हैं वो होती हैं इनपुट डिवाइसेस। और हम इनपुट किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वीडियो, एनीथिंग। एंड इन सभी इनपुट फॉर्म्स के लिए अलग अलग इनपुट डिवाइसेस बनाई गई हैं। Here are examples of input devices: keyboard, mouse, webcam, scanner, microphone. All these are examples of input devices. मेमोरी और स्टोरेज। जब हम कंप्यूटर मेमोरी या कंप्यूटर स्टोरेज की बात करते हैं तो वो दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। लेट अस डिस्कस बोथ ऑफ देम इन डिटेल। Primary memory. Data stored in primary memory is directly accessible by the CPU. This storage is relatively fast and expensive as compared to the secondary storage. मीन्स जो भी डेटा हम प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करते हैं वो डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है सीपीयू से, एंड इसी वजह से ये रिलेटिवली फास्ट भी होती है बट एक्सपेंसिव भी होती है एट द सेम टाइम कंपेयर टू द सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज थोड़ी सी स्लो होती है बट वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती जितनी प्राइमरी मेमोरी एक्सपेंसिव होती है। हम प्राइमरी मेमोरी को अदर नेम से भी जानते हैं, जैसे कि मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, या फिर वर्किंग मेमोरी ऑफ द मशीन, क्योंकि ये वो मेमोरी है जिसके ऊपर सारे ongoing टास्क रन होते हैं, प्रोसेस होते हैं। प्राइमरी मेमोरीज ऑफ टू टाइप्स, रैम एंड रोम। RAM stands for random access memory and ROM stands for read only memory. Let us discuss both of them in detail. RAM is a primary volatile memory. मीन्स रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसका डेटा पावर सप्लाई स्टॉप होने पर रिमूव हो जाता है या डिलीट हो जाता है। हम जब भी पावर सप्लाई ऑन करेंगे, कोई काम करेंगे अपने कंप्यूटर पर, तो वो सारा रैम पर हो रहा होता है, एंड अगर हमने वो सेव नहीं किया है तो वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि रैम उस चीज़ को स्टोर नहीं करता है। बट अगर आप उस चीज़ को सेव कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं और सेव हो जाएगा, एंड फिर वो लॉस्ट नहीं होगा। RAM is of two types, DRAM and SRAM. D stands for dynamic, S for static. The difference between the two is important for exam, so you have to learn that. DRAM is used in main memory, SRAM is used in cache. So जो DRAM होती है वो मेन मेमोरी मीन्स प्राइमरी मेमोरी में यूज होती है, वेयरएज SRAM को कैशे मेमोरी में यूज किया जाता है। कैशे मेमोरी के बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। DRAM is inexpensive, SRAM is expensive. DRAM कम कॉस्टली है in comparison to SRAM, and DRAM uses less power in comparison to SRAM, and DRAM is lower than SRAM. Means जो SRAM है वो faster होती है and it also uses more power. Now what is actually RAM? Random access memory. बेसिकली हम जब भी कंप्यूटर ऑन करने पर कुछ भी कंप्यूटर में रन करेंगे तो वो चीज़ पहले
रैम में लोड होती है और तब हम उसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो कोई प्रोग्राम हो, बट सबसे पहले वो रैम पर आएगा और तभी वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ज़्यादा रैम है तो हम ज़्यादा प्रोग्राम्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फास्टर एग्जीक्यूशन होगा। तो इसीलिए जो आजकल पीसीज आते हैं उनके पास 8 to 32 GB रैम होती है, ताकि जो प्रोग्राम्स हैं वो इजीली एग्जीक्यूट हो पाए, फास्टर एग्जीक्यूशन हो पाए। बट ऐसा नहीं है कि हम इस रैम के साइज को कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ है कंप्यूटर में वो एक लिमिट तक है, हम उसको एक लिमिट तक इंक्रीज कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। The next type of primary memory is ROM. ROM stands for Read Only Memory. It is generally used in startup operations of computer. It is non-volatile. Means अगर हम पावर सप्लाई ऑफ कर देंगे तब भी जो रोम पर डेटा है वो सेव्ड रहेगा, स्टोर्ड रहेगा, बिकॉज ये एक नॉन वॉलेटाइल प्राइमरी मेमोरी है। देन इसका क्लासिफिकेशन, we have classified it in three parts: PROM, EPROM, and EEPROM. PROM stands for Programmable ROM. EPROM stands for Erasable Programmable ROM. And EEPROM stands for Electrically Erasable Programmable ROM. So you have to learn these abbreviations. These are important for exam, and their meaning is clearly indicated by their full form. Means जो भी इनके full form में meaning है, means let us discuss about PROM. It is written programmable read only memory. Means ये ऐसी रोम है जिसको कि हम प्रोग्राम कर सकते हैं, एंड EPROM जिसको हम इरेज करके फिर प्रोग्राम कर सकते हैं, एंड EEPROM जिसको हम इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं और फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रोम। The next type of memory is secondary memory. As the name is suggesting, it is secondary. Means ये वो मेमोरी है जो कि एक्सटर्नल होती है कंप्यूटर सिस्टम के लिए, ये ऑलरेडी कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल नहीं होती है, बट हम इसको अलग से लगाते हैं, अलग से यूज़ करते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक टेप्स, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव्स, all these are examples of secondary memory devices. These are not directly connected to the CPU. मीन्स जैसा अभी हमने डिस्कस करा था प्राइमरी मेमोरी के लिए, वो डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है सीपीयू से, बट सेकेंडरी मेमोरी इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू। नेक्स्ट कंपोनेंट इज हार्ड डिस्क। जो भी डेटा हम सी ड्राइव पर स्टोर करते हैं वो बेसिकली हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, एंड ये जनरली एक बॉक्स में फिक्स्ड होती है जो कि कंप्यूटर में अवेलेबल होता है, जिसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। एंड आजकल ये एक्सटर्नली भी अवेलेबल होती है मार्केट में। मींस हम इसको अलग से भी खरीद सकते हैं। अगर हमारे लिए जो कंप्यूटर में ऑलरेडी अवेलेबल हार्ड डिस्क है वो सफिशिएंट नहीं है तो हम एक्सटर्नली भी खरीद सकते हैं। पोर्टेबल हार्ड डिस्क मिलती हैं जिनको हम कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हैं एंड अपना कंप्यूटर का स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। जब हमें कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है तो वो सबसे पहले स्टोर होता है हार्ड डिस्क में, जहाँ से वो ट्रांसफ़र हो जाता है रैम में। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि हमें कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करना है तो वो रैम पर होता है। तो रैम पर एग्जीक्यूशन जब करना है तो वो कहाँ से आएगा प्रोग्राम, वो हार्ड डिस्क से आएगा, क्योंकि वो वहाँ पर स्टोर्ड है। On completion of work, the program is again saved on the hard disk. Means जब आप उसको सेव करते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ रैम पर रखेंगे, आप उसे सेव नहीं करेंगे तो वो डेटा रिमूव हो जाएगा पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद, बट अगर आपको उसको सेव करना है तो वो हार्ड डिस्क पर सेव हो जाएगा।
It is usually characterized by the performance and its capacity. मीन्स हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सी हार्ड डिस्क अच्छी है और कौन सी नहीं? ये डिसाइड होता है कि वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है और कितनी उसकी कैपेसिटी है, कितनी स्टोरेज उसमें है. Memory capacity is specified in terms of bytes. These days, the capacity of a hard disk is expressed in terms of gigabytes and terabytes. मीन्स जो आजकल हार्ड डिस्क आ रही हैं वो जनरली जीबीज टीबीज ऐसे उनकी कैपेसिटी होती है. टेराबाइट 1 टेराबाइट इज द मोस्ट कॉमन कैपेसिटी एंड ऐसी हार्ड डिस्क जनरली आजकल अवेलेबल हैं. Next topic is optical storage devices. These are basically the secondary storage devices. CD, DVD, Blu-ray disc, these are the examples. CD stands for compact disc and DVD stands for digital video disc. If we talk about capacity, then capacity of a DVD is higher than that of a CD. Means हम CD में कम डेटा स्टोर कर पाते हैं in comparison to DVD. एंड जो भी डेटा हम सीडी या डीवीडी में स्टोर करते हैं वो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? वी कैन एक्सेस इट बाय इंसर्टिंग द डिस्क इन अ डिस्क ड्राइव. अगर हम कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो जनरली सीपीयू में एक डिस्क ड्राइव अवेलेबल होती है एंड अगर हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी एक डिस्क ड्राइव अवेलेबल होती है जहाँ पर कि हम सीडी या डीवीडी इंसर्ट कर सकते हैं एंड उसका डेटा इजीली एक्सेस कर सकते हैं ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. Next topic is pen drive or flash drive. These are also the secondary storage device. Means अगर हमें कोई भी डेटा एक्सटर्नली सेव करना है तो वो हम पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं. पेन ड्राइव का नेम पेन ड्राइव इसलिए ही है क्योंकि वो पेन जैसी स्टोरेज डिवाइस है. इट लुक्स लाइक अ स्मॉल पेन, that is why it is called pen drive. And how can we access it? We can access by directly inserting in the USB port. Here in the second image, ये जो पोर्ट्स दिख रहे हैं ये USB पोर्ट्स होते हैं. USB stands for यूनिवर्सल सीरियल बस. इन USB पोर्ट्स में हम जब अपनी पेन ड्राइव इंसर्ट करेंगे तब हम अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. It is very popular these days because of its small size and easy accessibility. Means हम पेन ड्राइव को कहीं भी कैरी कर सकते हैं एंड इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं बाय इंसर्टिंग इट इन द USB पोर्ट. दैट इज़ वाई ये आजकल बहुत पॉपुलर है. कैशे मेमोरी को डिस्कस करने से पहले रिकॉल कीजिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो रैम के ऊपर एग्जीक्यूट होगा, बट जो भी प्रोसेसिंग होगी इंफॉर्मेशन की वो सीपीयू में होगी. तो इसका मतलब है कि जो प्रोसेसिंग है वो तो बहुत हाई स्पीड से हो रही है बट प्राइमरी मेमोरी जिसके ऊपर एग्जीक्यूशन हो रहा है वो इतना फास्ट नहीं है. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा कंप्यूटर बिल्कुल स्मूथली वर्क करता है जब हम उसको इनपुट देते हैं वो उसको प्रोसेस करके और एकदम से हमें आउटपुट दे देता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होती है कैशे मेमोरी. ये बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी होती है which is used to cope up with the high speed of CPU. मीन्स CPU की स्पीड बहुत हाई होती है एंड इसी हाई स्पीड को मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैशे मेमोरी, जो कि हमें हेल्प करती है एवरेज एक्सेस टाइम को रिड्यूस करने में. मीन्स जो मेन मेमोरी से इंफॉर्मेशन लेना और फिर उसे CPU को देना, CPU से इंफॉर्मेशन लेना और प्राइमरी मेमोरी को देना, ये सब काम कैशे मेमोरी करती है. It acts as a buffer and it is generally placed between CPU and primary memory. Next component is motherboard. जैसा कि अभी तक हमने देखा कि एक कंप्यूटर के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, स्टोरेज. बहुत सारे कंपोनेंट्स को एक साथ रखने के लिए, सभी की
फंक्शनिंग प्रॉपर करने के लिए हमें एक मेन सर्किट बोर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो कि इन सभी कंपोनेंट्स को एक साथ रखे और इन सभी को कनेक्शन प्रोवाइड करे। इसके लिए हमारे पास होता है मदरबोर्ड जो कि एक मेन सर्किट बोर्ड है और वो इन सभी कंपोनेंट्स को एक साथ रखता है, हर एक को कनेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि वो प्रॉपरली अपना फंक्शन कर सके। इनपुट डिवाइस है तो वो प्रॉपरली इनपुट ले सके, आउटपुट डिवाइस है तो वो प्रॉपरली आउटपुट दे सके। इस तरीके से वो हर एक डिवाइस को उसका प्रॉपर कनेक्शन देता है ताकि वो कंप्यूटर से प्रॉपरली कनेक्टेड रहे। Next component is CPU. The motherboard houses the main processor or the CPU central processing unit. जनरली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि CPU एक्चुअल में क्या होता है और कैसा दिखता है। सो लेट मी टेल यू, CPU is the main processor and it is just like a chip, a small chip which is fitted into the motherboard. Means motherboard में जो बहुत सारे components होते हैं उन्हीं में से एक होता है CPU जो कि मेन प्रोसेसर होता है, सारी प्रोसेसिंग वही करता है एंड इट इज जस्ट लाइक अ स्मॉल चिप। The next topic is CPU Central Processing Unit. The main processing is done by the CPU and that is why it is called the main processor. And whatever inputs are provided by the user, they are also processed by the CPU. With the help of ALU and CU, which are the two parts of CPU, the CPU executes the user instructions and coordinates among all the devices of the computer. So, this is how it is responsible for the performance of the whole machine because it has to coordinate among all the components and execute the instructions also. Now, processors may be classified on the basis of their speed, technology and their manufacturers. Means processors की classification हम अलग अलग basis पर कर सकते हैं based on their speed, technology and their manufacturers. And if we want to measure the speed of processors, it is usually measured in megahertz or gigahertz. The meaning of megahertz is millions of instructions per second and gigahertz billions of instructions per second. So these are the units for measuring the speed of processors or CPU. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट कंट्रोल यूनिट। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है ये यूनिट कंट्रोल करती है, बट क्या क्या कंट्रोल करती है? इट कंट्रोल्स द इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ऑपरेशंस। मींस इनपुट किस तरीके से लिया जाएगा, प्रोसेसिंग किस तरह से होगी एंड आउटपुट किस तरह से आएगा, ये सब डिसाइड कंट्रोल यूनिट करता है। इट कंट्रोल्स इट एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर। मीन्स जब हमने कहा कि CPU इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन, वी बेसिकली मीन CPU का एक पार्ट जो कि है कंट्रोल यूनिट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर. The manner in which the program is to be executed is managed by the CPU of the computer. Means प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा ये भी CPU डिसाइड करता है एंड इसके अंडर आता है कि इंस्ट्रक्शंस कहाँ से पिक होंगे, कहाँ पर मेमोरी में डेटा सेव होगा या फिर जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होगा, मींस फाइनल रिजल्ट से जो पहले रिजल्ट आता है वो रिजल्ट कहाँ पर स्टोर होगा, ये सभी चीज़ें डिसाइड करना कंट्रोल यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। Arithmetic logic unit, it is responsible for actual processing of data. Means जैसा कि हमने डिस्कस किया CPU के दो पार्ट्स हैं ALU एंड CU. सो ALU करता है एक्चुअल प्रोसेसिंग, जो मेन प्रोसेसिंग वर्क है वो ALU करेगा एंड कोऑर्डिनेशन वर्क CU मीन्स कंट्रोल यूनिट करता है. सो दिस इज हाउ द CPU एक्चुअली वर्क्स एंड कंट्रोल्स द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन. Arithmetic logic unit retrieves data from the storage unit and performs the arithmetic operations, and the processed data is then sent back to the storage. Means
जब भी प्रोसेसिंग होनी है उससे पहले डेटा कहाँ से रिट्राइव किया जाएगा, स्टोरेज यूनिट से। उसकी प्रोसेसिंग एएलयू में होगी एंड देन वो प्रोसेस डेटा रिटर्न बैक हो जाएगा स्टोरेज यूनिट में, so that it can be stored for the use. Output devices. The result of processing carried out by the computer is directed to output devices. Means जब भी यूज़र इनपुट प्रोवाइड करता है और उस इनपुट की प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद उस प्रोसेसिंग का रिजल्ट जिस फॉर्म में हमारे डिवाइसेस पर शो होगा वो आउटपुट होता है, और जो डिवाइसेस उस आउटपुट को शो करती हैं वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। एंड ये आउटपुट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, विजुअल, टेक्स्ट, ऑडियो, प्रिंट आउट एंड एनी फॉर्म। Different types of output devices are there to support various types of output. Because सिर्फ एक टाइप का आउटपुट नहीं है, बहुत सारे टाइप्स के आउटपुट हैं, सो हमें बहुत सारे टाइप्स के आउटपुट डिवाइसेस भी चाहिए। Here are the examples of output devices. Monitor or VDU means visual display unit, speaker, printer, plotter, projector. All these are examples of output devices because these give output. And please remember that VDU or monitor is the standard output device. It can be asked in your exam, so please remember that. Power supply unit. It converts the AC power supply being received by homes to the low voltage DC required by the machine. Means in homes we receive the AC power supply, means the alternate current power supply, whereas the machine requires low voltage DC. That is why we use the power supply unit. पावर सप्लाई यूनिट का मेजर वर्क होता है कि वो एसी पावर सप्लाई को कन्वर्ट कर देती है लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट में, जो कि मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, और इसीलिए हम पावर सप्लाई यूनिट को यूज करते हैं। Now let us study the block diagram of computer. It is very important for exam and अभी तक हमने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग, मेमोरी, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। Now, it is not at all difficult to remember the block diagram of the computer. If you understand it, it will be very easy for you to make it anytime, anywhere, because you will remember it. So please listen carefully and understand it carefully. सबसे पहला स्टेप होगा डेटा देना, मीन्स इनपुट देना वाया इनपुट यूनिट। सो हम इनपुट यूनिट का यूज़ करते हुए इनपुट देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे। ये इंस्ट्रक्शंस जाएंगे प्राइमरी मेमोरी मीन्स रैम के पास। दे विल बी स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज एज वेल, बिकॉज हमने पढ़ा था कि जो भी हम सेव करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन वो हमें सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर लेनी चाहिए। सो हम उसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर लेंगे एंड it will be executed on the primary memory means RAM. So primary memory and secondary memory together they make the storage unit. So input यहाँ से ट्रांसफ़र होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, एंड इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द ALU विल परफॉर्म द मेन प्रोसेसिंग, मीन्स जो मेन प्रोसेसिंग का वर्क होगा वो ALU करेगा। कंट्रोल यूनिट जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक पार्ट है वो कोऑर्डिनेशन करेगा, कंट्रोल करेगा, एंड जब ये इनपुट प्रोसेस हो जाएगा प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन वापस शेयर की जाएगी विद द स्टोरेज यूनिट, एंड ये स्टोरेज यूनिट इस इंफॉर्मेशन को आउटपुट यूनिट को दे देगी, एंड देन आउटपुट यूनिट विल डिस्प्ले दिस इंफॉर्मेशन एज द आउटपुट. So this is how we have to make the block diagram of the computer. I hope it was clear to you.
अगर आपको ब्लॉक डायग्राम समझ में नहीं आया है तो पहले आईपीओ साइकिल समझिए, देन आपको ब्लॉक डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एवरी टास्क गिवन टू अ कंप्यूटर फॉलोज एन आईपीओ साइकिल। मीन्स अगर हम किसी भी कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो उसको जिस भी तरीके से प्रोसेस करना है वो तरीका आईपीओ साइकिल होता है। IPO cycle stands for Input Process Output Cycle। मीन्स सबसे पहले हमें इनपुट देना होगा, उस इनपुट को प्रोसेस किया जाएगा एंड उस प्रोसेस्ड इनपुट को एज आउटपुट शो किया जाएगा। The input unit takes the input, the central processing unit does the processing of the data and the output unit produces the output. It is very simple। जो इनपुट यूनिट होगी उसको हम इनपुट देंगे, इस इनपुट यूनिट से हमारा इनपुट जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक, जहां पर उस इनपुट की प्रोसेसिंग होगी। मींस डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज किया जाएगा एंड जो आउटपुट यूनिट होगी वो इस इंफॉर्मेशन को एज आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। द मेमोरी यूनिट होल्ड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। जैसा कि अभी हमने ब्लॉक डायग्राम में डिस्कस किया, प्राइमरी मेमोरी पर एग्जीक्यूशन होगा। सो ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करेगा वो प्राइमरी मेमोरी होगी एंड इफ वी वांट टू सेव दैट डेटा then we can save it on the secondary memory. So this is how the IPO cycle works. Now if you were unable to understand the block diagram, then you can go back to the slide and listen to it again, because I have explained you the IPO cycle, and after understanding this cycle you will be easily able to understand the block diagram of the computer. कंप्यूटर पर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो स्टोर होती है बिट्स के टर्म में। बिट्स मीन्स बाइनरी डिजिट्स, मीन्स जीरोस एंड वंस। सो जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है वो बिट्स की टर्म में स्टोर होगी। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें कि हम किसी भी डिवाइस की स्टोरेज कैपेसिटी को मेजर करेंगे वो है 1 बिट। 1 बिट से छोटी स्टोरेज कैपेसिटी की यूनिट नहीं हो सकती है एंड उससे बड़ी यूनिट्स हो सकती हैं जो कि यहाँ पर गिवन है। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट, 1024 KB is equal to 1 MB. M stands for megabyte. Similarly, here we are having gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte. All these are the units that are used to measure storage capacity of a device. You have to learn all of them because they are very important for exam. 1 or 2 marks question must be seen from this topic in your question paper. So please learn all of them. Now let us proceed to our next topic and next session as well, that is operating system. Here we will be studying about the types of operating system and the functions of operating system and its definition also. ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है। इट इज़ जस्ट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, बट इट इज़ द वेरी बेसिक सॉफ्टवेयर विच वी रिक्वायर टू रन अ कंप्यूटर। मीन्स अगर हमें कंप्यूटर में कोई भी वर्क परफॉर्म करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते कंप्यूटर पर। अगर हमने कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए कंप्यूटर को वाया द इनपुट डिवाइस एक तरह का हार्डवेयर है, बट अगर हम हार्डवेयर से इनपुट तो दे रहे हैं बट वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जो मेन सॉफ्टवेयर है वो नहीं है, तो हमारे इंस्ट्रक्शंस की प्रोसेसिंग नहीं होगी, हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। सो अगर हमें चाहिए कि कंप्यूटर प्रॉपरली फंक्शन करे तो उसके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अ कंप्यूटर नीड्स टू कम्युनिकेट विद बोथ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मीन्स जब भी हमने कोई इनपुट दिया इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर है। सो हार्डवेयर से हम एक इनपुट दे रहे हैं, पर उस इनपुट को प्रोसेस
करना और उस इनपुट को एज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लेना वो सॉफ्टवेयर का वर्क है। सो उस सॉफ्टवेयर को और उस हार्डवेयर को कम्युनिकेट कराने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज यूज़ करनी पड़ेंगी, इसलिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है कंप्यूटर में। Examples of popular operating system are Windows, Linux, Unix. These are very common examples that we have seen in our daily life. Gary Erlen Kildall is known as the father of operating system. He is the father of operating system, and please learn this name. It can be asked in your exam. ऑपरेटिंग सिस्टम बिहेव्स लाइक अ गवर्नमेंट। जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ देती है जिनसे कि हम रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करता है जिनकी वजह से हम एक कंप्यूटर को यूज़ कर पाते हैं और जो भी हमें वर्क होता है हम वो वर्क प्रॉपरली कर पाते हैं यूजिंग अ कंप्यूटर। Every computer system, whether it is an independent system, must have an operating system for performing the core functionalities. Means चाहे वो कोई भी कंप्यूटर हो, कोई डेस्कटॉप हो या फिर कोई सेल फोन हो, उसके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ये एक मस्ट है, रिक्वायरमेंट है। इसके बिना वो कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म नहीं कर सकता, वो अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जैसे कि एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम वेरियस इनपुट डिवाइसेस। मींस अगर हमने कीबोर्ड में कोई भी बटन दबाया बट कंप्यूटर ऑफ है, तो क्या उस बटन के दबाने का कोई भी फ़ायदा है? नहीं, क्योंकि कंप्यूटर ऑफ है। बट अगर हमने कंप्यूटर ऑन करने के बाद स्टार्ट बटन दबाया है तो हमें स्टार्ट मेन्यू बार दिख जाएगा। तो वो इसीलिए क्योंकि हमने अपना कंप्यूटर ऑन कर लिया है और अब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रन कर रहा है जो कि हमारे इनपुट्स को एक्सेप्ट कर रहा है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के रन किए हमारे इनपुट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह से हम कोई भी इनपुट देंगे या फिर हमें कोई भी फंक्शन कराना है कंप्यूटर से, सो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी ऑपरेटिंग सिस्टम की। Now let us discuss about the functions of an operating system. The first function of operating system is communication manager. Means अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ द सिस्टम। सपोज आप कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, जैसे कि आपने एक कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसर ओपन किया एंड यू आर टाइपिंग अ डॉक्यूमेंट इन इट। सो सपोज कि आपका कीबोर्ड आपके कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है, तो क्या जो आप इनपुट दे रहे हैं वो कंप्यूटर तक पहुंच पाएगा? नहीं, क्योंकि जो कनेक्शन है वो नहीं है एंड इसी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। बट जैसे ही आप उस कीबोर्ड को कनेक्ट कर देंगे और फिर आप जो भी टाइप करेंगे, जो भी इनपुट देंगे, वो कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच पाएगा, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से अब हो रही है एंड इसी वजह से सारी डिवाइसेस प्रॉपरली फंक्शन करेंगी। For this, the operating system uses special programs called drivers which enable recognition of these devices and their properties. Means जब भी हम कोई पेरिफेरल डिवाइस लगाते हैं, पेरिफेरल डिवाइस मीन्स जो हमें अलग से लगानी पड़ती हैं, लाइक प्रिंटर, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, वी कनेक्टेड सेपरेटली। सो पेरिफेरल डिवाइसेस जब भी हम लगाएंगे उनको रिकॉग्नाइज करना ये एक स्पेशल प्रोग्राम का वर्क होता है जिसका नाम होता है ड्राइवर्स। एंड हर डिवाइस की अपनी ड्राइवर होती है एंड वही रिस्पॉन्सिबल होती है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए, और ये सभी वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। सेकेंड फंक्शन इज रिसोर्स मैनेजमेंट।
कंप्यूटर्स में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जैसे कि मेमोरी, सीपीयू टाइम, फाइल, सेकेंडरी स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इन सभी रिसोर्सेज को एक साथ मैनेज करना ताकि एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिल पाए, मींस जो भी वर्क है वो प्रॉपरली हो पाए, इसके लिए सारे रिसोर्सेज को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोसेस मैनेजमेंट। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, सीपीयू इज द मेन प्रोसेसर। सो जब भी हम इस प्रोसेसर को कोई टास्क देंगे, सपोज हमने मल्टीपल टास्क एक ही टाइम पर दे दिए हैं, तो कौन सा टास्क पहले करना है, कौन सा टास्क बाद में करना है और कितनी देर के लिए करना है, ये सभी चीज़ें डिसाइड करना एक ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट फंक्शन इज मेमोरी मैनेजमेंट। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था रैम के बारे में, कि जब भी हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे सबसे पहले वो लोड होकर वर्किंग मेमोरी में आता है। वर्किंग मेमोरी मींस रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो रैम पर लोड किया जाएगा और ये लोड करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर हम कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसको लोड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड जब हमने वो प्रोग्राम क्लोज कर दिया है तो उसको रिलीज करना, मेमोरी को रिलीज कर देना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट फंक्शन इज फाइल मैनेजमेंट। देयर आर वेरियस फाइल्स एंड फोल्डर्स अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर डिस्क। जैसे जैसे हम काम करते हैं हम उसको सेव करते हैं फाइल्स और फोल्डर्स में। इन सभी फाइल्स और फोल्डर्स को मेंटेन करने का वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। हम जनरली फाइल्स पर बहुत सारे वर्क करते हैं जैसे कि फाइल क्रिएट करना, रीनेम करना, डिलीट करना, कॉपी करना, मूव करना, ये सभी वर्क हम फाइल्स पर करते हैं। All the files stored in a computer system can be located through the file system. Means जो भी हमारी फाइल कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर्ड हैं उन्हें हम लोकेशन, उनकी क्या लोकेशन होती है ये हमें फाइल सिस्टम में पता चल जाता है। There are two main types of file systems, FAT and NTFS. This is very important topic, so please listen to it carefully. एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है and it is a very important topic. Details of files in a computer are stored and traced using a file system called FAT. मीन्स जो भी हमारी हार्ड डिस्क पर अवेलेबल होती हैं फाइल्स, उन सभी का ट्रैक रखना, रिकॉर्ड रखना FAT का वर्क होता है। एंड इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम FAT को यूज़ करता है ताकि वो सारी फाइल्स का रिकॉर्ड रख सके। Various FAT systems are named on the basis of the number of bits used to store the data of FAT. Means हमारे पास जैसे दो टाइप के FAT हैं, FAT16 एंड FAT32। इनका नेम इस बेसिस पर है कि ये कितने बिट्स लेते हैं डेटा को स्टोर करने में। जैसे कि FAT16 16 बिट्स लेता है डेटा को स्टोर करने में, एंड FAT32 32 बिट्स लेता है डेटा को स्टोर करने में। इस अकॉर्डिंग इनका नेम रखा गया है। एंड द अनदर सिस्टम इज NTFS. इट स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। This figure will help you to remember the functions of an operating system easily. Now let us study about the types of operating system. सिंगल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग। जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम सिर्फ एक सिंगल टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई भी एक सिंगल प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक टाइम पर। बट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टाइम पर हम एक से ज़्यादा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर पाएंगे, इसीलिए ये मल्टीटास्किंग है। सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र मीन्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको सिर्फ एक सिंगल यूज़र यूज़ कर सकता है, वो होता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर मल्टीपल यूज़र्स
रजिस्टर करके अकाउंट बना सकते हैं, उस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। वो होता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनमें रिस्पॉन्स टाइम फिक्स्ड होता है, मींस वहाँ पर जैसे ही हम इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे ही हमें एकदम रिस्पॉन्स मिल जाएगा, कोई डिले नहीं होगा, प्रोसेसिंग में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, कोई डिले नहीं होता है। वो होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम में हमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि जैसे ही इंस्ट्रक्शन मिले वैसे ही रिस्पॉन्स मिल जाए। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। ऐसे सिस्टम्स में जनरली बैचेस बना दिए जाते हैं, मींस जो भी सिमिलर जॉब्स होंगी, सिमिलर टास्क होंगे, वो एक बैच बना दिया जाएगा उनका, एंड उनको एज अ ब्लॉक सबमिट कर दिया जाएगा टू द प्रोसेसर फॉर एग्जीक्यूशन। मींस कोई भी टास्क अलग अलग नहीं होगा, जो भी सिमिलर टास्क होंगे उनको एक जगह ग्रुप कर दिया जाएगा एंड देन उनको प्रोसेसर के पास भेजा जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। एंड इन सिस्टम्स में यूज़र को बहुत ही कम इंटरवेंशन करना पड़ता है, मींस हमारा इतना रोल नहीं होता है, ये जॉब्स खुद ही वन बाय वन एग्जीक्यूट होती जाती हैं। दिस फिगर विल हेल्प यू टू रिमेंबर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। With this, we start the last session of this unit, troubleshooting. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ट्रबल शूटिंग? जब भी हम कंप्यूटर पर काम करते हैं, कभी कभी हमें कुछ प्रॉब्लम आती हैं बीच में, जैसे कि समटाइम्स सॉफ्टवेयर विल नॉट वर्क और द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर इज़ नॉट डिस्प्लेड। ऐसी प्रॉब्लम्स जनरली हम फेस करते हैं जब कभी हमारे सिस्टम में कोई एरर होता है, कोई प्रॉब्लम होती है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स लेते हैं वो होते हैं ट्रबल शूटिंग। सो हम कह सकते हैं कि ट्रबल शूटिंग एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, ताकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और ये फाइंड आउट किया जाए कि वो प्रॉब्लम किस वजह से आई और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। Now there are some common troubleshooting steps which we can follow to solve any problem that we face while working on a computer. These are closed running programs that are not being currently used. कभी कभी होता है कि आप अपने सिस्टम पर इतने प्रोग्राम्स ओपन कर लेते हैं कि सिस्टम हैंग हो जाता है, एंड जिस प्रोग्राम पर आपको एक्चुअली वर्क करना है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो इसलिए आप जो भी प्रोग्राम यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको बंद कर दीजिए, सो दैट सिस्टम हैंग ना हो और आप अपना वर्क ईजीली कर पाएँ। चेक द केबल्स। इट मे बी पॉसिबल कि आपने माउस से क्लिक किया, बट माउस का क्लिक कंप्यूटर ने एक्सेप्ट नहीं किया, शो नहीं किया। तो हो सकता है कि वो केबल से कनेक्टेड ना हो, ड्राइवर में फिट ना हो। सो इसलिए आप केबल्स चेक करें। रिपीट द स्टेप्स टू सी इफ़ द प्रॉब्लम रिकर्स। मीन्स आप अपना जो भी वर्क कर रहे थे वो दोबारा से करें, ताकि आपको पता चल सके कि प्रॉब्लम अभी भी है या फिर सॉल्व हो गई। यूज़ हेल्प। जनरली जो भी हम सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हेल्प का ऑप्शन होता है, आप हेल्प ऑप्शन का यूज़ करें, क्योंकि हेल्प ऑप्शन में आपके मोस्ट ऑफ द कॉमनली फेस्ड एरर के सॉल्यूशंस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। देन रिकॉर्ड एरर मैसेजेस। कभी कभी जब आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो एरर मैसेज खुद कंप्यूटर शो कर देता है कि एक्चुअल में क्या एरर है, तो आप उस एरर मैसेज को रिकॉर्ड कर लें ताकि आप प्रॉब्लम को अकॉर्डिंगली सॉल्व कर पाएँ। Now let us study about troubleshooting hardware problem. Means जो भी problem hardwares के साथ आती हैं while working on a computer, उन सभी problems को कैसे solve करना है, let us study that. Monitor is not showing any display or the screen is blank. कभी कभी जब हम कंप्यूटर सिस्टम पर वर्क कर रहे होते हैं
तो हमें स्क्रीन ब्लैंक दिख जाती है एंड उसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न, द सिस्टम इज़ इन स्लीप मोड, क्योंकि स्लीप मोड में जो स्क्रीन होती है वो ब्लैंक हो जाती है, हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखता है। चेक ऑल कनेक्शंस, हो सकता है कि कोई कनेक्शन वीक हो, मींस हो सकता है कि पावर कट ऑफ हो गई हो, इस वजह से स्क्रीन ब्लैंक हो गई हो, मींस आपका कंप्यूटर सिस्टम शट डाउन हो गया हो। लैपटॉप्स बैटरी इज लो, अगर आप कंप्यूटर सिस्टम की जगह लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस लैपटॉप की बैटरी लो हो, जिस वजह से आपको कोई स्क्रीन नहीं दिख रही है। Next is keyboard troubleshooting. Sometimes it may happen that you are typing something on the keyboard but it is not being shown on the computer screen. Means आप कंप्यूटर पर टाइप करना चाह रहे हैं, आप इनपुट दे रहे हैं कीबोर्ड से बट वो कंप्यूटर तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट, चेक कनेक्शंस। मीन्स आपको चेक करना है कि कीबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड है या नहीं। चेक फॉर एनी डैमेज, हो सकता है कि जो कनेक्शन वायर हो उसमें कोई डैमेज हो या फिर कीबोर्ड में कोई डैमेज हो जिस वजह से वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है। देन चेंज बैटरीज, अगर आप वायरलेस कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको देखना है कि उसकी बैटरी प्रॉपर हो, and it may be possible that keys are stuck, so it may be the cause why your input is not being taken by the computer. Next is mouse troubleshooting. Sometimes the problem is with the mouse, we cannot click what we want or the button of the mouse is stuck. So for this we can follow these troubleshooting steps. First is check connections. If you are having a wired mouse then check the connections. अगर आपके पास वायर वाला माउस है so check कीजिए कि कनेक्शन है प्रॉपरली, वो कनेक्टेड है कंप्यूटर सिस्टम से। check for any damage, that mouse is not damaged and the wire is not damaged. चेक द कॉर्डलेस माउस, अगर आपके पास वायरलेस माउस है तो आप उसे चेक कीजिए। एंड क्लीन द माउस, हो सकता है कि आपने अपने माउस को क्लीन ना किया हो जिस वजह से उसमें वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, सो क्लीन इट। Next, we move to printer troubleshooting. Printer is not responding और not printing, means हमने कमांड दे दी है बट प्रिंटर उसको प्रिंट नहीं कर रहा है, इसके लिए हम ये ट्रबल शूटिंग स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। द प्रिंटर इज़ नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली और नॉट स्विच्ड ऑन, मीन्स हो सकता है कि प्रिंटर ऑन ही ना हो या फिर प्रॉपरली हमारे सिस्टम से कनेक्टेड ना हो जिस वजह से कमांड उस तक गई ही नहीं है। सो आपको उसे ऑन करना है एंड प्रॉपरली कनेक्ट करना है अपने सिस्टम से। द प्रिंटर इज़ आउट ऑफ पेपर, हो सकता है कि प्रिंटर में पेपर ना हो जिस वजह से वो प्रिंटिंग नहीं कर पा रहा है। द प्रिंटर पेपर जैम, पेपर इज कॉट इन द प्रिंटर, कभी कभी पेपर जैम हो जाता है जिस वजह से प्रिंटर आगे की प्रिंटिंग नहीं कर पाता है, तो इस वजह से भी कई बार प्रिंटिंग की प्रॉब्लम आती है। द इंक कार्टेज ऑफ प्रिंटर इज एम्प्टी, मीन्स जो प्रिंटर में इंक कार्टेज होती है जो प्रिंटिंग करती है, हो सकता है कि वो एम्प्टी हो, वो खाली हो गई हो, आपको उसे चेंज करना पड़ेगा तब आप फिर से प्रिंटिंग कर पाएंगे। इनकरेक्ट प्रिंटर ड्राइवर, मीन्स आपने इनकरेक्ट प्रिंटर ड्राइवर सेलेक्ट कर लिया है जिस वजह से प्रिंटिंग नहीं हो रही है। देन द प्रिंटर एंड कंप्यूटर आर कम्युनिकेटिंग प्रॉपरली, मीन्स आपने करेक्ट प्रिंटर को कमांड दी है एंड कंप्यूटर से प्रॉपरली कनेक्टेड है प्रिंटर, तभी प्रिंटिंग हो पाएगी, तभी जो कमांड है वो प्रिंटर तक जाएगी एंड प्रिंटर अकॉर्डिंगली प्रिंट करेगा। देन प्रिंट जॉब्स आर बीइंग सेंट टू द रॉन्ग प्रिंटर, मीन्स ऐसा हो सकता है कि जिस प्रिंटर से हम प्रिंटिंग करना चाहते हैं वहाँ पर हमारी कमांड पहुँच ही नहीं रही है, हमारी कमांड किसी और प्रिंटर के लिए जा रही है। तो इस केस में ट्रबल शूटिंग स्टेप्स हैं। चेंज द डिफ़ॉल्ट प्रिंटर, मीन्स जो डिफ़ॉल्ट प्रिंटर है आप उसको चेंज कर दें ताकि आपको हर बार प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सेलेक्ट ना करना पड़े कि आपको कौन से प्रिंटर पर अपनी कमांड सेंड करनी है।
चूज एन ऑल्टरनेट प्रिंटर फॉर द करंट प्रिंट जॉब। मीन्स अगर आप डिफ़ॉल्ट प्रिंटर चेंज नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ एक ही बार आप किसी और प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं, तो उस करंट प्रिंट जॉब के लिए आप कोई दूसरा प्रिंटर सेलेक्ट कर लें। Then it may be possible that your printer is slow. Then the troubleshooting steps are: reduce the printing quality and use fast draft or fast printing. Means ऐसा हो सकता है कि आपका प्रिंटर स्लो वर्क कर रहा है, तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आपकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो आपने बहुत हाई सेलेक्ट की हुई है, जिस वजह से प्रिंटिंग स्लो हो रही है। तो अगर आपको फास्ट प्रिंटिंग करनी है तो आप प्रिंट डायलॉग बॉक्स में ड्राफ्ट या फिर फास्ट प्रिंटिंग का ऑप्शन चूज करें। चूज एन ऑल्टरनेट प्रिंटर फॉर द करंट प्रिंट जॉब। मीन्स अगर आपको कोई अर्जेंट वर्क है एंड प्रिंटर फिर भी स्लो प्रिंटिंग कर रहा है, तो आप किसी और प्रिंटर से प्रिंट कर लें। नेक्स्ट इज साउंड ट्रबल शूटिंग। हो सकता है कि आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम से जो कनेक्ट कर रखे हैं स्पीकर्स, उनसे आपको वॉल्यूम नहीं आ पा रही है। इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं। लेट अस स्टडी इट्स ट्रबल शूटिंग स्टेप्स। चेक द वॉल्यूम लेवल ऑफ द स्पीकर्स। मीन्स हो सकता है कि स्पीकर्स का वॉल्यूम लेवल 0 हो, जिस वजह से आपको कोई वॉल्यूम नहीं आ रही है, तो वॉल्यूम लेवल बढ़ाइए। चेक ऑडियो प्लेयर कंट्रोल्स। आपके सिस्टम में ऑडियो प्लेयर कंट्रोल्स चेक कीजिए। हो सकता है कि वहाँ पर सेटिंग्स में कोई प्रॉब्लम हो, जिस वजह से आपको स्पीकर से वॉल्यूम नहीं आ रही है। देन चेक द केबल्स। मीन्स जो आपके स्पीकर्स हैं वो प्रॉपरली कनेक्टेड है कंप्यूटर सिस्टम से, जो कनेक्शन वायर है उसमें कोई डैमेज नहीं है। चेक द साउंड यूजिंग हेडफोन्स। मीन्स आपको अगर स्पीकर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है तो उसी आवाज़ को हेडफोन लगाकर सुनिए। अगर आपको वो आवाज़ सुनाई देती है, इसका मतलब है कि आपके स्पीकर्स में कुछ प्रॉब्लम है। देन यू विल हैव टू कॉन्टेक्ट अ सर्विस इंजीनियर, क्योंकि फिर उसको सर्विस इंजीनियर ही ठीक करेगा। Next is troubleshooting software problem. The common troubleshooting technique is close the program and reopen it. Means जब भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो एक कॉमन टेक्निक जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है, वो आप प्रोग्राम बंद करिए और उसे दोबारा ओपन करिए। बिकॉज़ कई बार सिस्टम हैंग होता है, हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी प्रोसेसिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है, वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। तो उस केस में आप उसे क्लोज कीजिए एंड रीओपन इट, एंड देन इट माइट वर्क प्रॉपरली। एन एप्लीकेशन इज़ रनिंग स्लो। मीन्स जो भी आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोला हुआ है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, वो स्लो वर्क कर रहा है। तो इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि उसके अपडेट्स अवेलेबल हों बट आपने उस ऐप को अपडेट ना किया हो, सो अपडेट दैट सॉफ्टवेयर। एन एप्लीकेशन इज़ फ्रोज़न। हो सकता है कि एप्लीकेशन फ्रीज़ हो गई हो, उसे अनफ्रीज़ करें तब वो वर्क करेगी। फोर्सफुली एंड द एप्लीकेशन। अगर कोई एप्लीकेशन बिल्कुल वर्क नहीं कर रही है, आपने अपडेट्स भी चेक कर लिए, अपडेट्स भी नहीं है, तो आप उस एप्लीकेशन को फोर्सफुली एंड कर दीजिए एंड देन रीओपन इट। देन रीस्टार्ट द कंप्यूटर। मीन्स आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लीजिए। अगर आप सॉफ्टवेयर को भी क्लोज नहीं कर पा रहे हैं तो आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लीजिए। हो सकता है कि फिर जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली रन करे। Now, there are some special programs that help computer systems to work more smoothly, efficiently and effectively. Means कुछ ऐसे special programs होते हैं जिन्हें हम use करते हैं ताकि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो स्मूथली और एफिशिएंटली वर्क करे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और इन प्रोग्राम्स को हम कहते हैं यूटिलिटीज़। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि उनकी वजह से हम कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में वायरस नहीं आता यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स की वजह से। एंड जो डिस्क पर फ्री स्पेस होता है वो भी हम मैनेज कर पाते हैं, बैकअप प्रोवाइड कर पाते हैं ड्यू टू यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स।
जब भी आपका सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता है तब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके सिस्टम को प्रॉपर्ली फंक्शन कराने में। जैसे कि अगर आपके सिस्टम में कोई वायरस है तो एंटीवायरस प्रोग्राम जो कि एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो हेल्प कर सकता है वायरस को चेक करने में। चेक मिनिमम फ्री स्पेस रिक्वायर्ड मीन्स आपके सिस्टम में कितना फ्री स्पेस है ये चेक करने में, डिस्क क्लीनअप एप्लीकेशन रन करने में। डिलीट अनयूज्ड फाइल्स एंड प्रोग्राम्स मीन्स कुछ ऐसी फाइल्स और प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमारे किसी काम के नहीं होते हैं तो उन्हें हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की हेल्प से डिलीट कर सकते हैं। एम्प्टी और रिसाइकल बिन, जो भी चीज़ें हम डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में जाती हैं एंड रिसाइकल बिन को एक टाइम के बाद एम्प्टी कर देना चाहिए। रिमूव टेम्परेरी फाइल्स एंड डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, इनमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना है। सो लेट अस डिस्कस। अगर हमारा सिस्टम स्लो फंक्शन कर रहा है इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं है हार्ड डिस्क पर। सो हमें चेक करना चाहिए कि एटलीस्ट 200 टू 500 MB फ्री हार्ड ड्राइव स्पेस अवेलेबल है कंप्यूटर पर जिससे कि वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। If you want to check the amount of free space that is available on the hard disk, then go to the Windows Explorer application and click on My Computer. यहाँ पर आपको different hard disk drive दिख जाएंगी। To check the amount of disk space available on the C drive, highlight the C drive and right click to get up a pop-up menu. मीन्स आपको अगर सी ड्राइव पर कितना स्पेस अवेलेबल है ये चेक करना है तो सी ड्राइव पर जाइए, वहाँ पर क्लिक करिए एंड देन राइट क्लिक करिए सो दैट एक पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले हो जाए। उस पॉपअप मेन्यू में से आपको लास्ट में सेलेक्ट करना है ऑप्शन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बॉक्स के जनरल टैब में जाइए। इस टैब में आपको दिख जाएगा कि आपके पास कितना फ्री स्पेस है सी डिस्क पर एंड ये जो स्क्रीनशॉट है इसमें शो किया हुआ है यूज्ड स्पेस बाय द ब्लू कलर एंड फ्री स्पेस बाय द पिंक कलर। सो दिस इज द फ्री स्पेस दैट इज अवेलेबल ऑन दिस हार्ड डिस्क मीन सी डिस्क। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया जो भी फाइल्स या प्रोग्राम्स आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको या तो डिलीट कर दीजिए या फिर उनको टर्न ऑफ कर दीजिए ताकि जो परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर है वो अफेक्ट ना हो। अगर आप उनको डिलीट कर देते हैं अनयूज्ड फाइल्स एंड प्रोग्राम्स को देन फ्री स्पेस बढ़ जाता है एंड इससे आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है। To delete the unused files and programs, click Start button, then go to All Programs and select Startup. Then जो भी यहाँ पर आपको शॉर्टकट्स दिख रहे हैं और जो आपको नहीं चाहिए उन पर राइट क्लिक कीजिए एंड सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन। इट विल डिलीट दैट स्पेसिफिक प्रोग्राम और फाइल। If you remove the temporary files and internet browsing history after a certain period of time, it will also increase the space on your hard disk। मीन्स जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हमें अपनी डिस्क पर फ्री स्पेस चेक करना है और अगर फ्री स्पेस कम है तो हमें अपने सिस्टम पर अवेलेबल टेम्परेरी फाइल्स और इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री को रेगुलर इंटरवल पर क्लियर करते रहना चाहिए, रिमूव करते रहना चाहिए ताकि जो फ्री स्पेस है वो इंक्रीज होता रहे। To do this, you would need to first open the network and sharing dialog box। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर जाइए, क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल, देन गो टू नेटवर्क एंड इंटरनेट एंड सेलेक्ट नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। And there is another way also. After going to control panel, you have to go to the all control panel items option and then select network and sharing center. This is the network and sharing center dialog box. Here on the bottom left you have to click on internet options to open the internet properties dialog box.
When this box will open up, you have to select the general tab. आपको जनरल टैब ऑप्शन सेलेक्ट करना है. देन ये जो ऑप्शन है ब्राउजिंग हिस्ट्री, इसके नीचे एक बटन अवेलेबल है डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री ऑन एग्जिट. आपको इसको राइट चेक करना है एंड डिलीट बटन प्रेस कर देना है. इससे जो भी ब्राउजिंग हिस्ट्री थी वो डिलीट हो जाएगी एंड आपको ओके बटन क्लिक करना है ताकि ये बॉक्स क्लोज हो जाए, आप एग्जिट हो जाए. जनरली जब भी हम किसी फाइल में कोई चेंज करते हैं तो जो मेमोरी पर स्पेस होता है वहाँ पर कुछ गैप्स आ जाते हैं और ये गैप्स बिना हमारे इंटरवेंशन के फिल नहीं होते हैं, जिससे कि जो स्पेस होता है कंप्यूटर पर वो ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाता है एंड उससे हमारा कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता है. तो इसके लिए हमें डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन प्रोग्राम रन करना पड़ता है ताकि ये जो गैप्स हैं स्पेस में ये हम रिक्लेम कर पाएँ और हमारा कंप्यूटर नॉर्मल फंक्शन कर पाए. इसके लिए ओपन द विंडोज एक्सप्लोरर एप्लीकेशन एंड क्लिक ऑन माई कंप्यूटर. Highlight the C drive and right click to get a pop-up menu. These two steps are the same. जैसा अभी हमने पहले steps किए थे वैसे ही सेम है. Select the properties option from this pop-up menu. आपको properties option select करना है. इस डायलॉग बॉक्स में आपको सेकंड टैब पर जाना है, टूल्स टैब, एंड यहाँ पर आपको एक बटन शो होगा डीफ्रेगमेंट नाउ. यू हैव टू क्लिक दैट बटन एंड डीफ्रेगमेंटेशन विल बी डन. द कंप्यूटर इज़ फ्रोजन. कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्यूटर कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं लेगा. मीन्स हम कहीं भी क्लिक कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन ओपन या क्लोज करना चाहते हैं, कोई भी ऑप्शन वर्क नहीं करता है. और अगर हम शट डाउन करना चाहते हैं तो वो भी क्लिक नहीं हो पाता है. मीन्स किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करता है. ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि कंप्यूटर फ्रीज हो गया है. तो ऐसी सिचुएशन में हम फोर्स सिस्टम रीस्टार्ट कर सकते हैं. इस प्रोसीजर में हमें फोर्स शट डाउन करना होता है. मींस जो पावर बटन है उसको 5 to 10 सेकेंड्स के लिए प्रेस करके रखना है, जिससे कि कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा एंड कुछ देर बाद स्विच ऑन दोबारा कर पाएंगे एंड कंप्यूटर विल वर्क नॉर्मली. सो दिस इज हाउ टू फोर्स रीस्टार्ट अ सिस्टम. Now let us proceed to today's last topic, troubleshooting networking problems. अगर आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ कॉमन ट्रबल शूटिंग स्टेप्स हैं. चेक फॉर नेटवर्क कनेक्टिविटी, चेक फॉर द वैलिडिटी ऑफ IP एड्रेस, network fly lead is not working properly, network card is not working properly. Let us discuss all of these points in detail. अगर आप किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम की नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करनी है कि वो एक्चुअली कनेक्टेड है भी या नहीं एंड कोई इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है या नहीं. इसके लिए आपको बॉटम टास्क बार में देखना है, वहाँ पर आपको दिख जाएगा सिंबल अगर कनेक्टेड नहीं है या फिर कनेक्टेड है. ये सिंबल आपको टास्क बार के बॉटम में दिख जाएगा. There is another method also. Click start button, go to control panel and click network and sharing center. So the network and sharing center dialog box will appear here and the red cross between the user PC and internet shows that the computer is not connected to the internet. जैसा कि इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर जो पीसी का नेम है एंड इंटरनेट के बीच एक रेड क्रॉस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि कोई कनेक्शन नहीं है. सो आपको इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट करना पड़ेगा. और ये भी हो सकता है कि कोई और प्रॉब्लम हो तो जिसके लिए आप डायग्नोसिस रन कर सकते हैं, जो कि लास्ट स्टेप में ट्रबल शूट प्रॉब्लम्स ऑप्शन के नीचे गिवन है.
So after running the diagnose, you will be able to find the cause of the problem and solve that problem. आईपी एड्रेस की वैलिडिटी चेक करने के लिए आपको CMD ओपन करना होगा. इसके लिए गो टू स्टार्ट बार एंड हेयर in the search box type CMD and press enter. There is an alternative way to run the CMD. For this, go to start button. In the search box type run and press enter. This will open the run application. Here in the open box you have to type CMD and then click OK and CMD will be opened. Now we have to check the validity of IP address. So when command prompt will be opened, then you have to type ipconfig and then press enter. After pressing enter you will be shown the information. मीन्स जब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको टाइप करना है ipconfig एंड एंटर प्रेस करना है. उसके बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द IP एड्रेस शो हो जाएगी. एंड अगर आपका सिस्टम किसी भी इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्टेड नहीं है तो मीडिया स्टेट मीडिया डिस्कनेक्टेड शो होगी. Now, if we are unable to connect to a network, it may be possible that the network fly lead is not working properly. First of all, what is network fly lead? एक ऐसा केबल जो कि नेटवर्क कार्ड को कनेक्ट करता है किसी भी नेटवर्क पॉइंट से, वो होता है नेटवर्क फ्लाई लीड. A non-operational network fly lead could also cause failure in the internet connection. मीन्स हो सकता है कि वो प्रॉपरली कनेक्ट हो बट वो ऑपरेट नहीं कर रही हो, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही हो, जिस वजह से आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं चल रहा है. The network fly lead is seated in the network slot on your computer. मीन्स कंप्यूटर में जो नेटवर्क स्लॉट होता है वहाँ पर नेटवर्क फ्लाई लीड होती है. दिस स्लॉट इज लोकेटेड ईदर एट द बैक ऑफ द कंप्यूटर और ऑन द साइड डिपेंडिंग ऑन योर PC और लैपटॉप. मीन्स जो भी उसकी लोकेशन है वो वेरी कर सकती है. Ensure that the fly lead is plugged securely into the network point on the wall. मीन्स जहाँ पर भी वो वॉल में लगा हुआ है वो सिक्योरली प्लग्ड इन हो, वहाँ पर कोई भी और इंटरप्शन ना हो जिसकी वजह से वो प्रॉपरली वर्क ना कर पाए. ये भी हो सकता है कि आपके फ्लाई लीड में कोई फॉल्ट या डैमेज हो. ये चेक करने के लिए आप किसी और से उनका फ्लाई लीड बोरो करें एंड उसको लगा कर देखें. अगर वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपके फ्लाई लीड में कोई डैमेज है, कोई प्रॉब्लम है एंड इसके लिए आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से हेल्प ले सकते हैं. Sometimes the network point on the wall may not be activated. मीन्स हो सकता है कि आपका फ्लाई लीड एकदम ठीक है, उसमें कोई डैमेज नहीं है, बट जो नेटवर्क पॉइंट है वॉल पर वो एक्टिवेटेड ही नहीं है. सो इस केस में आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाना पड़ेगा ताकि वो एक्टिवेट कर सके एंड तभी आपका फ्लाई लीड वर्क कर पाएगा. It may be possible that your network card is not working properly. For checking this, you should check the lights. मीन्स जो नेटवर्क कार्ड की लाइट्स हैं अगर वो फ्लैश कर रही हैं इसका मतलब है कि नेटवर्क कार्ड प्रॉपरली वर्क कर रहा है. बट अगर वहाँ पर कोई लाइट नहीं है तो इसके दो मतलब है कि या तो नेटवर्क कार्ड ब्रेक हो चुका है या फिर कोई नेटवर्क नहीं है कनेक्टेड, इसलिए कोई लाइट शो नहीं हो रही है. अगर नेटवर्क कार्ड ब्रेक हो गया है तो या तो आपको उसे रिपेयर कराना चाहिए या फिर आपको उसे रिप्लेस कराना चाहिए और इसके लिए आप एक सर्विस इंजीनियर को कांटेक्ट कर सकते हैं. आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से हेल्प ले सकते हैं ये चेक करने के लिए कि जो फ्लाई लीड है वो करेक्ट नेटवर्क कार्ड में प्लग्ड इन है या फिर नहीं. अगर मशीन में एक से ज़्यादा नेटवर्क कार्ड है तो आपको चेक कर लेना चाहिए कि जो केबल है वो राइट कॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क कार्ड में प्लग्ड इन है, वरना जो नेटवर्क कार्ड है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा. To check whether the network card is working, you have to run the ping command in the command prompt window.
मीन्स आपको CMD में एक कमांड रन करनी है, पिंग कमांड, जो कि आपको ये बताएगी कि नेटवर्क कार्ड वर्क कर रहा है या फिर नहीं। अगर पिंग कमांड करने पर आपको रिप्लाई मिल जाता है, इसका मतलब है कि नेटवर्क कार्ड वर्किंग है। बट अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, इसका मतलब है कि सर्विस इंजीनियर को कांटेक्ट करिए या फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को कांटेक्ट करिए, क्योंकि आपके नेटवर्क कार्ड के साथ प्रॉब्लम है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। नेक्स्ट वन शॉर्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय। If you want to purchase Class 12 IT Code 802 sample paper book, the links are given in the description.